हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। आज का हमारा टॉपिक है पानीपत का युद्ध, वो भी तीसरा युद्ध। भारतीय इतिहास में पानीपत में 3 युद्ध हुए। कितने? 3 युद्ध। पहला 1526 में जब बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना करी। फिर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें बाबर का पोता हुमायूं का पुत्र अकबर ने हेमू को पराजित करके फिर से मुगलिया सल्तनत को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, या स्थापित किया भी, क्योंकि वो निर्णायक युद्ध हुआ। और फिर लगभग 200 वर्षों के बाद, 205 वर्षों के बाद पानीपत के मैदान में फिर से एक तीसरा युद्ध होगा, जिसको पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। 2 पानीपत के युद्ध में जहां दोनों बार मुगल भाग लिया, जबकि तीसरे पानीपत के युद्ध में मुगल इसमें भाग नहीं लिया। इसमें 2 पक्ष हुए, एक मराठे का, दूसरा अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी। कब? 14 जनवरी 1761। अब आते हैं, इसके 2 पक्ष, किसी भी युद्ध के 2 पक्ष होते हैं, तो पानीपत के तृतीय युद्ध के 2 पक्ष थे। ठीक है, क्योंकि युद्ध अकेला नहीं हो सकता है। तो पहले पक्ष में था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। और यह नादिर शाह का उत्तराधिकारी भी था। नादिर शाह के बारे में पता है ना आपको? इसे कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन, जिसने भारत पर 1739 में मुगल वंश के उस समय के शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला, आक्रमण करके तख्ते साउस, कोहिनूर हीरा और बहुत सारी संपत्ति को लूट के ईरान ले गया था। तो उसका उत्तराधिकारी हुआ अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली ने भारत के 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसमें एक थे रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला को अपने पक्ष में किया, और दूसरा थे शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे। शुजा-उद-दौला जो कि अवध के नवाब थे, इन दोनों को अपने पक्ष में कर पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा था। और मराठे जो थे एकदम अकेले थे। मराठे क्या थे? दूसरे पक्ष के जो मराठे, दूसरे पक्ष में जो थे मराठे, वो क्या थे? एकदम अकेले थे। क्योंकि इसे कोई भी हिंदू, राजपूत, जाट एवं सिखों ने मराठों को सहयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मराठों की ही गलती थी। मराठे हमेशा क्या करते थे? शुरू में जब बाजीराव प्रथम तक, बालाजी विश्वनाथ हो या बाजीराव प्रथम हो, इन लोगों ने हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके चौथ नहीं उछला। लेकिन इसके बाद जो बाजीराव हुए, माधवराव हुए, इन लोगों ने, चाहे इसके बाद जो पेशवा हुए, वो सभी हिंदू राजाओं के साथ क्या करने लगे? चौथ उछलने लगे, जिससे हिंदू राजा भी खफा हो गए, सिख भी खफा हो गए, जाट भी खफा हो गए। यही कारण है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे ने एक संगठन का निर्माण नहीं कर पाया, जबकि द्वितीय ओर अहमद शाह अब्दाली ने सभी मुस्लिम महत्वपूर्ण शासकों को अपने पक्ष में मिला लिया था। यही कारण है कि अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। अब आते हैं मराठे की एक और गलती। उस समय मराठा का पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव। इसने अपने एक नाबालिग पुत्र को विश्वास राव, जो कि क्या था? नाबालिग था, उसको मुख्य सेनापति बना के भेजा, जो कि नाम मात्र का सेनापति था। और वास्तविक सेनापति कौन था? उसका चचेरा भाई
सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, युद्ध का कारण, किसी भी युद्ध का कारण होता है, बिना किसी कारण के कोई युद्ध नहीं होते। यह सभी को पता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है, बिना किसी कारण कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो युद्ध का कारण क्या है? सबसे पहला पॉइंट, नादिर शाह, जो मैंने पहले ही बात करी, ईरान का नेपोलियन 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय भारत के मुगल शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला। और उस समय तख्ते ताउस हो, बहुत सारी संपत्ति हो और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा भी अपने साथ ईरान ले गया था। नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी था अहमद शाह, इसलिए नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटकर संपन्न बनना चाहता था। ठीक, उसके पीछे बहुत बड़ी लालसा थी, भारत को लूटना। मराठे हिंदू पातशाही की भावना से ओतप्रोत थे। हमने पहले भी बात करी कि बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही की स्थापना की थी, हिंदू राजाओं का एक संगठन बनाया था। हिंदू राजाओं के पर वह आक्रमण कर चौथ नहीं उसूलता था, जबकि वह मुस्लिमों राजाओं पर आक्रमण करके चौथ उसूल करता था। तो मराठे जो थे हिंदू पातशाही की भावना से ओतप्रोत होकर दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। दिल्ली को अपने अधिकार में लेना चाहते थे। इसके पीछे क्या कारण है? तो आप लोगों ने पहले ही बात करी है, हम लोग 1752 में, 1757 में, 52 प्लस 54, 54 में दो महत्वपूर्ण संधि होगा मुगल शासक के साथ। इस समय शासक होंगे अहमद शाह, इस समय शासक होंगे आलमगीर द्वितीय। ठीक है, 1752 में जो संधि होगा, इस संधि के तहत मराठों को पूरे भारत में चौथ उछलने का अधिकार मिल जाएगा। जबकि इस संधि के तहत मुगल वजीर गजाउद्दीन ने अहमद शाह को हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया। तो दिल्ली पर मराठे का क्या हो गया? प्रभाव ज्यादा हो गया, जो कि अहमद शाह अब्दाली को मंजूर नहीं था। और इसके बाद भी मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को मुगल वंश के मीर बख्शी के पद से हटा दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने का एक प्रतिनिधि था नजीबुद्दौला, जो कि मुगलिया सल्तनत का मीर बख्शी के पद पर आसीन था, और मराठों ने उसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे उसके पद से हटा दिया, जिससे अहमद शाह अब्दाली खफा हो गया। और यही नहीं, अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में जो प्रांत थे पंजाब के, सरहिंद और लाहौर, उस पर भी मराठों ने अधिकार कर लिया और वहाँ के गवर्नर को भगा दिया। अहमद शाह अब्दाली अब पूर्ण रूप से खफा हो जाएंगे और वह पानीपत के तृतीय युद्ध के पृष्ठभूमि तैयार कर देगा। ये जो सारे कारण है, यह पानीपत के तृतीय युद्ध के महत्वपूर्ण कारण थे। ठीक है, अब आते हैं पानीपत का जब तृतीय युद्ध होना अनिवार्य हो गया, तो दो पक्ष तो पहले ही बताए, एक और मराठा, दूसरे और अहमद शाह अब्दाली, रोहिला सरदार नजीबुद्दौला और सुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था। तो मराठों की तरफ से जो एक बहुत बड़ी सेना गई, उस सेना में एक और भी सरदार थे, मल्हार राव होलकर, इंदौर के होलकर, मल्हार राव होलकर। इसने पेशवा के पास छापामार युद्ध का प्रस्ताव रखा। छापामार युद्ध जिसमें कि मराठे निपुण थे। मराठे को जो अभी तक जीतने का जो यह लगातार चलता आ रहा था, जीतने का सिलसिला, यह किसके कारण था? तो छापामार युद्ध के कारण ही था। यही कारण है कि मल्हार राव होलकर ने पेशवा के पास प्रस्ताव रखा, क्यों न कि अहमद शाह अब्दाली के साथ हम छापामार युद्ध शुरुआत करें। लेकिन पेशवा ने मल्हार राव होलकर की बात नहीं मानी। यही कारण है कि मल्हार राव होलकर ने
युद्ध के बीच से ही भाग गया। युद्ध के बीच से ही मल्हारराव होलकर अपनी सेना के साथ अपने इंदौर चला आया और इस युद्ध में पानीपत का तृतीय युद्ध एक बार फिर से मराठों की इसमें बहुत ही भयानक पराजय होगी। एक ऐसी पराजय जिससे मराठा कूटने में काफी समय लगेगा और यह निश्चित कर देगा कि अब जो भी कोई शासन करे भारत पर, कम से कम मराठा तो शासक नहीं बनेगा अगला। यानी कि हिंदुस्तान का तख्तो-ताज अब भले ही किसी और के पास चला जाए, लेकिन मराठा तख्तो-ताज को प्राप्त नहीं करेगा, यह तय हो गया। अहमद शाह अब्दाली ने तो भारत में आया नहीं, वो तो फिर चला जाएगा युद्ध करने के बाद। लेकिन मराठे का जो यहाँ पर कमर टूटेगी, उसके बाद वह भारत का, पूरे भारत को एक साम्राज्य बनाने का उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा और इसका सीधा फायदा उठाएगा अंग्रेज। वह अंग्रेज जो कि इस युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ था, दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं था पानीपत के तृतीय युद्ध से। जिस समय ये युद्ध हो रहा है, कहते हैं इसी समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड जा रहा होता है और भारत में अपने साम्राज्य की, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाल चुका रहता है लॉर्ड क्लाइव और वह एक नई रूपरेखा बनाना चाहता है, जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग तो नहीं लिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से फायदा यहां पर अंग्रेजों को मिल गया। क्योंकि अगर मराठा अगर शक्तिशाली होता, पानीपत के तृतीय युद्ध में अगर मराठों की जीत होती, तो आप निश्चित कर सकते हैं कि अंग्रेज कभी भारत में शासन नहीं करता। तो पराजय के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? पराजय के महत्वपूर्ण कारण, अहमद शाह अब्दाली की सेना अधिक होना। अहमद शाह अब्दाली की सेना अधिक होना, उसके पास तो ऑलरेडी सेना अधिक थे, क्योंकि लड़ाकू जनजाति, लड़ाकू प्रवृत्ति की इसकी आदत भी थी। प्लस में रोहिला सरदार नजीबुद्दौला का साथ, प्लस में अवध का नवाब सुजाउद्दौला का साथ, और भी मुस्लिम सरदार इसको समर्थन दे रहे थे। देखिए यहाँ पर उत्तर भारत की सभी मुस्लिम शक्तियां किसके साथ थी? तो अब्दाली के साथ थी। यहाँ पर धर्म के रूप में भी सारे मुस्लिम सरदार क्या हो गए? एक हो गए। लेकिन यहाँ पर मराठे धर्म के नाम पर हिंदुओं को एक न कर सके। क्यों? क्योंकि मराठों ने इनके साथ बुरा किया था और आंतरिक मतभेद के कारण राजपूत, हिंदू, जाट एवं सिखों ने मराठों को सहयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो यही मराठों की सबसे बड़ी आमदनी का जरिया और सबसे बड़ी कमजोरी। चौथ, मुसलमानों से उसला तो उसला, हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा और हमेशा हिंदुओं राजाओं पर भी आक्रमण कर देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ आपको बालाजी बाजी राव पेशवा काल में, ठीक है, जिसके कारण ये सभी मराठों से क्या हो गए थे? खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे। इसके बाद मराठा सरदारों का आपसी मतभेद, हमने पहले भी बात करी है कि मराठा सरदारों के बीच में भी आपस में बन नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि कोई छापामार युद्ध का समर्थक था, तो कोई आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहता था। अब आते हैं अब्दाली का श्रेष्ठ सैनिक संगठन। अहमद शाह अब्दाली भारत पर यूं ही आक्रमण नहीं करेगा, आक्रमण की झड़िया सी लगा देगा। किसका श्रेष्ठ सैनिक संगठन पानीपत के तृतीय युद्ध में विजय का महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ और मराठों के सैनिक शिविर में अकाल की स्थिति। अकाल का मतलब समझ रहे हैं ना? यानी कि खाद्यान्न, राशन, पानी, दवा आदि का काफी अभाव था, जो कि जिसके कारण मराठों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। और जब आप किसी युद्ध में जाने से पहले ही आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां होगी, आपकी जरूरत की सामान में ही कमी होगी,
तो फिर आप युद्ध कैसे जीत सकते हैं, वो भी आप अपने बहुत बड़े प्रतिद्वंदी आपके सामने जब खड़ा हो। तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आधार मजबूत होना चाहिए, आपकी पीछे की जो छोटी छोटी कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। और जब तक पेट में भोजन नहीं जाएगा आदमी काम कैसे करेगा, दवा नहीं होगा तो आदमी स्वस्थ कैसे होगा। तो ये सारी जो कमियां थी इसके कारण मराठों के सैनिक शिविर में अकाल की स्थिति आ गई। और कहते हैं मराठों की लगभग 20,000 की जो सेना थी सभी के सभी मारे गए। सेनापति हो, नाम मात्र के सेनापति हो, वास्तविक सेनापति हो, मराठे सरदार हो और बहुत सारे जितने भी थे सभी के सभी मारे गए। कई इतिहासकारों का कहना है कि पूरे मराठा साम्राज्य में कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिससे कम एक व्यक्ति न मरा हो। इस युद्ध की त्रासदी इतनी बड़ी थी कि हर एक मराठा परिवार से कम एक व्यक्ति मरा। और बहुत सारे परिवार के तो जो सेना थे वो उसका नामो निशान मिट गया, क्योंकि सिर्फ स्त्रियां ही बच गई ना, पुरुष का नामो निशान मिट गया। और इस युद्ध का आंखों देखा हाल का वर्णन किए हैं काशीराज पंडित ने। प्रत्यक्षदर्शी मतलब आंखों देखा हाल, आंखों देखा किसने वर्णन किया है, काशीराज पंडित ने। इसने युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। क्या हुआ, प्रलयकारी सिद्ध हुआ। और जी एस सरदेसाई इतिहासकार ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए अभूतपूर्व क्षति था, क्योंकि युद्ध में तो पराजय हो ही जाएगा, प्लस में इस युद्ध से कारण उस समय के पेशवा बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाएगी। वो हार को सहन नहीं कर पाया और उसके शोक में ही उसके भी प्राण चले गए। तो एक के साथ दो। पानीपत का युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। मैंने पहले भी बात करी है कि मराठों का भारत पर शासन करने का जो सपना था वह चकनाचूर हो गया। इसका जो फायदा होगा पानीपत का तृतीय युद्ध को किसको होगा, तो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा होगा और सिखों को भी होगा, क्योंकि इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह एक सिख संगठन की, एक सिख राज का स्थापना करेंगे। ठीक है, और इसके और फायदा तो किसको होगा सबसे ज्यादा, अंग्रेजों को, जिसने तो भारत को 200 वर्षों तक गुलामी बना के रख देगा और सारे के सारे हमारे जो सोने की चिड़िया का जो एक सिंबल मिला था क्या कर देगा, गरीबों के भारत। अब इस युद्ध के ने यह साबित कर दिया कि जो भारत का सम्राट है वह मुगल सम्राट का स्थान उसमें लगभग गौण सा हो गया, यानी कि मुगल सम्राट लगभग निर्जीव सा हो गया। उसकी स्थिति अब भारत की ओर प्रमुख नहीं रहा, यह नाम मात्र का प्रमुख रहा। देख रहे हैं ना, अब कोई भी मुगल सम्राट को हटा दे रहा है, उसके मंत्री उसको मार दे रहे हैं, उसकी स्थिति निर्जीव सी हो गई। पानीपत के तृतीय युद्ध के जो हार हुआ, पराजय हुई, तो उसका संदेश व्यापारी के द्वारा, एक व्यापारी के द्वारा कूट अंदाज में यानी कि शायराना अंदाज में बालाजी बाजीराव के पास गया। स्पष्ट रूप से उसने नहीं कहा कि हाँ विश्वास राव सदाशिव मारे गए हैं, मराठा सरदार मारे गए हैं, बल्कि उसको कूट के रूप में, एक प्रतीक के रूप में कहा कि दो मोती मतलब समझ रहे हैं ना, सदाशिव राव भाव विश्वास राव क्या हो गए हैं, विलीन हो गए हैं। 22 सोने की मुहरे क्या हो गई है, लुप्त हो गई है, मतलब कि वो भी मर गए। और चांदी तथा तांबे की पूरी गणना ही नहीं की जा सकती, मतलब मराठे जो सैनिक थे इतने अधिक मरे थे कि उसकी गणना ही नहीं की जा सकती। तो ये थे पानीपत का तृतीय युद्ध। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा और एग्जाम से संबंधित सारे सवाल आपको इससे बन जाएंगे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।